द कोडिफाई लो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एफआईआर किस हिसाब से दर्ज करवानी चाहिए क्रिमिनल मैटर में या सिविल मैटर में, और किन किन व्यक्ति गलती करते हैं और किन चीज की गलती नहीं करनी चाहिए एफआईआर लिखाते समय। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हम बात करते हैं क्रिमिनल मैटर में एफआईआर लिखाने का सही तरीका क्या होता है। इससे पहले हम कुछ आपको मैं उदाहरण दूंगा जिससे कोई घटना से आपको अंदाजा लग सके आप एफआईआर किस हिसाब से लिखानी चाहिए। जिससे कोई फैमिली है, फैमिली में आपकी कोई किसी से दुश्मनी है और उसके परिवार के 5 सदस्य आते हैं और वो स्वयं आता है, जिससे स्वयं के लिए आप दिनेश मान लो जिनमें मेन अपराधी होता है और उसके पास 4 परिवार के सदस्य होते हैं। आपके घर में आते हैं, आपके साथ मारपीट करते हैं। दिनेश द्वारा आपको किसी का सिर फोड़ा जाता है, किसी टांग तोड़ी जाती है और उसके जितने परिवार के जो सदस्य हैं उनके सदस्यों द्वारा या आपके परिवार के सदस्यों द्वारा मारपीट की जाती है। और ये सभी घटनाएं हो जाती हैं। महिला के साथ बदतमीजी होती है, आपके धन में से पैसे निकाले जाते हैं, डकैती करने का प्रयास किया जाता है और आप एफआईआर दर्ज करवाते हो। तो सबसे पहले क्या है, आपको स्टार्टिंग से वर्णन करना चाहिए कि ये व्यक्ति थे, हमें स्टार्टिंग से मारने धमकी दे रहे थे, हमारी ये घटना हुई थी और हमारी पहले से ही इनकी अनबन चल रही थी। द्वेष की भावना से आगे हमारी इस तारीख को हमारी इतने बजे हमारे घर पर आई दिनेश दिनेश था, उसके 5 पारिवारिक सदस्य। अब अगर उनका पारिवारिक सदस्य का नाम जानते हो तो उनका नाम दर्ज करवाइए। फिर उसमें से क्या आपको क्या लिखना है, दिनेश ने क्या क्या किन किन व्यक्तियों के साथ मारपीट की है, उसके परिवार के सदस्य आप किसी व्यक्ति को जानते हो उनका प्रैक्टिकुलर आप उनका सभी का नाम दर्ज करवाइए कि अमित ने ये किया, सुरेश ने ये किया, कपिल ने ये किया। तो सभी चीज़ों किन किन व्यक्तियों ने क्या क्या ऑफेंस किया, किन किन व्यक्तियों को मारा, उनका सभी का वर्णन होना चाहिए। साथ में अगर किसी उनमें से किसी परिवार के सदस्य में से किसी चैन तोड़ने का प्रयास किया जाता है, किसी से जबरदस्ती करने का प्रयास करता है या उसके परिवार को भी कोई व्यक्ति चोरी करता है, डकैती उस ऑफेंस के साथ साथ, तो उन सभी चीज़ों का वर्णन विस्तार से कीजिए दोस्तों। सबसे पहली बात एफआईआर लिखाने का तरीका ये, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चाहे एफआईआर चाहे 2 पेज की हो चाहे 3 पेज की हो, उसको विस्तार में दर्ज करवाइए। काफी लोग क्या होता है कि 5 पेज के बहाने कौन 5 पेज लिखेगा, 5 लाइन में एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। क्या होता है, बात एक ही तो है। तो उन 5 लाइन में दर्ज करवा देते हैं। दिनेश नाम का व्यक्ति था, हमारे पहले दुश्मनी चल रही थी कि हमारे घर पर आए, उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, इन व्यक्तियों ने हमारे से परिवार के इन व्यक्तियों को चोट आई थी। ये एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, बात खत्म हो जाती है, उनके हिसाब से एफआईआर हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मैंने प्रथम पॉइंट बताया, अपनी एफआईआर को विस्तार से बताइए, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक होती है एफआईआर, क्या क्या चीज होती है। अगर सेकंड बात पर हम जाते हैं, एफआईआर लिखाते हो, अगर आप पुलिस ऑफिसर द्वारा आपके अगर विस्तार से एफआईआर दर्ज करवाते हो, अगर पुलिस ऑफिसर द्वारा एफआईआर लेने से मना कर दिया जाता है, हम एफआईआर नहीं लेंगे बोले, तो आप न्यायालय द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा अपने पक्ष रख सकते हो। 156(3) में न्यायालय द्वारा अपनी जो अपनी एफआईआर अपने साथ घटना हुई है, चाहे 2 पेज की, चाहे 5 पेज की, चाहे 10 पेज की हो, उसको विस्तार से आप दर्ज करवाइए। न्यायालय के माध्यम से भी आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। और गलती क्या क्या होती है, गलती क्या होती है कि परिवार के सदस्यों द्वारा अपनी मनमर्जी चलाई जाती है, एफआईआर को विस्तार में नहीं लिखने देते। तो कृपया करके उनसे निवेदन करता हूं दोस्तों, एफआईआर जितनी विस्तार में लिखोगे उतना ही फायदा होता है। जैसे एक उदाहरण और देता हूं कि दहेज के मामले में एफआईआर किस हिसाब से लिखनी चाहिए। एक बार मेरे पास एक केस आया था झुंझुनू जिले का। उसमें क्या था, आपको मैं पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा और एक्चुअल लोकेशन नहीं बताऊंगा क्या घटना थी, लेकिन घटना का विवरण आपको मैं अच्छे से देता हूँ। तो लड़की थी, लड़की परिवार के लड़की द्वारा लड़की अपने हस्बैंड के पास रहती थी। हस्बैंड द्वारा उसको मारपीट की जाती थी, दहेज की मांग की जाती थी और उसके साथ उसके जो जेठ हैं उनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया जाता था, उसकी मारपीट की जाती थी और उसको हैरेस किया जाता था, बार बार ब्लैकमेल किया जाना, सही से खाना नहीं देना, सही से सोने नहीं देना, काफी टॉर्चरमेंट उस लड़की के साथ होता था। एक बार लड़की परेशान हो गए थे और उसके लड़के हैं, उसके जेठ है, उसके हस्बैंड है, उसको लड़की को घर से निकाल देते। फिर वो अपने घर आती है, जो अपने मम्मी पापा के पास आती है, वो अपने घटना का विवरण दर्ज करवाती है। तो उनको इतना पता नहीं होता कि एफआईआर किस हिसाब से लिखाते हैं और स्वयं द्वारा वो एफआईआर लिखाने चले गए थे। तो उस एफआईआर में उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने घटना का विवरण किस हिसाब से दिया, आप तो सुनने आप शॉकिंग हो जाओगे। तो उन्होंने घटना का विवरण ये दिया कि मैं इस तारीख को 2019 में मेरी लड़की की शादी इन सुरेश या दिनेश कोई भी व्यक्ति इन जो नाम से इनकी हुई थी, ये इनके साथ रह रही थी, इनके पति द्वारा इनको शोषण किया जाता, इनकी
इनके जेठ द्वारा इनको जबरदस्ती कोशिश की जाती, इनको मारा पीटा जाता। इन्होंने 5 लाइन में एफआईआर दर्ज करवा दी। फिर ये हुआ दोस्तों, उस एफआईआर के हिसाब से उस एफआईआर में कोई मतलब कुछ आप भी पढ़ोगे, आपको दम नहीं लगता, एफआईआर लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा हुआ। तो उस एफआईआर में पुलिस ऑफिसर द्वारा एफआईआर लगा दी गई, लेकिन बाद में किसी अच्छे एडवोकेट के माध्यम से वो फाइल को दोबारा ओपन कराई गई थी। लेकिन साथ साथ में आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर वो महिला या उसकी परिवार की सदस्य या वो लड़की एफआईआर को विस्तार रूप से, जैसे उसके साथ मेरी शादी इस दिन हुई थी, शादी के 5-7 दिन बाद में मेरे साथ शारीरिक शोषण होने लगा था, मेरे पति द्वारा मेरे को टॉर्चर किया जाता, मेरे जेठ ने मेरे, एक्चुअल आपको तारीख याद हो या कुछ महीना याद हो तो आप उसका महीना का वर्णन कर सकते हो। इस हिसाब से उन्होंने मेरी बात जबरदस्ती कोशिश की थी, उसके बाद में क्या क्या घटना हुई थी विस्तार से लिखाइए। और आपकी कितनी बार आपके साथ दुष्कर्म हुआ है, आपने किन किन ऑफिसर को सूचना करने का प्रयास किया, उन सभी चीज का वर्णन होना चाहिए। दहेज में अगर दहेज के मामले में एफआईआर जितनी विस्तार से उतना ही पावरफुल होता है। फिर उस लड़की ने फिर न्यायालय के सामने अपनी मेडिकल हुआ और हुआ, तो उसके बाद में आगे जाके वो जो उन्होंने वकील किया उनके माध्यम से उनके केस में उनका अच्छा रिस्पॉन्स आया। लेकिन क्या है, काफी लोग क्या होते हैं केस को दबा देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि एफआईआर चाहे दहेज के मामले में हो, किसी भी मामले में हो, एफआईआर विस्तार से लिखानी चाहिए। आप जिन जिन व्यक्तियों को आप जानते हो उसका उनका वर्णन होना चाहिए, और किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि हमें एफआईआर हमारी गलत हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं होता। आप जितने एफआईआर जितने अच्छे से लिखाओगे जितना ही आपके फायदेमंद होता है, और जितने एफआईआर जितने शॉर्ट में लिखाओगे, जितने कम शब्दों में लिखाओगे, तो उसमें आप अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो आपको क्रिमिनल केसेस है वो ट्रायल में काफी इफेक्ट पड़ेगा, आपकी केस मजबूत होने से पहले ही कमजोर हो जाएगा। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, आपका क्रिमिनल केस ट्रायल चले तो पुलिस एफआईआर दर्ज करवाने से पहले आप अपने एफआईआर को विस्तार से लिखिए, ना कि किसी के बहकावे में आके 4 लाइन में लिखना, किसी 2 लाइन में लिखना, ऐसा कुछ नहीं लिखना। अगर आपको एफआईआर लिखाना नहीं आता है तो किसी समझदार व्यक्ति द्वारा एफआईआर लिखाइए, उसको साथ लेके जाइए और आपकी अच्छे से एफआईआर दर्ज कराइए, जिससे आपके केस मजबूत हो सकता है। और आपको केस में आपकी न्यायालय के सामने प्रस्तुत होता है तो अपनी जो आप बात कहना चाहते हो वो बात आपकी एफआईआर में होनी चाहिए, और उसमें कोई भी लूज पॉइंट नहीं होना। अगर कोई लूज पॉइंट होता है तो आपके वो नेगेटिव साबित होता है। अगर आपको मेरे वीडियो से, मेरी बातें से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मेरे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।